स्टूडेंट गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संघ कोऑर्डिनेटा के बारे में। संघ कोऑर्डिनेटा क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों हम सभी जानते हैं दोस्तों कि प्राणी जगत को 11 संघों में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ये 10 पूरी तरह कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों पार्ट 1 में हमने वर्गीकरण का आधार बताया था। पार्ट 2 में हमने 5 संघों को पूरी तरह कंप्लीट कराए थे दोस्तों। फिर 5 संघ को हम पार्ट 2 में यानी कि पार्ट 3 में हम कंप्लीट कराए थे। अब पार्ट 4 में दोस्तों हम संघ कोऑर्डिनेटा के बारे में बताएंगे, जो इनमें 55,000 प्रजातियां आती है संघ कोऑर्डिनेटा में, जिसमें मनुष्य भी है दोस्तों। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संघ कोऑर्डिनेटा जिसे रज्जुकी भी कहते हैं दोस्तों, संघ कोऑर्डिनेटा को रज्जुकी भी कहते हैं। संघ कोऑर्डिनेटा को कशेरुकी संघ भी कहते हैं। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण होते हैं। पहला पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा तीसरा है युग्मित कृष्णिक लोम छिद्र। ये तीनों कशेरुकी संघ के मूलभूत लक्षण हैं दोस्तों, जो कशेरुकी संघ में पाए जाते हैं। ये सब द्विपार्श्वत सममिति त्रिकोणीय तथा प्रगुही प्राणी हैं। दोस्तों अगर आपको पूछे कि कशेरुकी संघ में कितने मूलभूत लक्षण होते हैं तो 3 होते हैं दोस्तों। पृष्ठ रज्जु, दूसरा है पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा तीसरा है युग्मित कृष्णिक लोम छिद्र। ये तीनों याद रखिएगा दोस्तों, PVI क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब द्विपार्श्वत सममिति त्रिकोणीय तथा प्रगुही प्राणी हैं। आप लोग ये जानते हैं दोस्तों द्विपार्श्वत सममिति क्या होती है, हमने पार्ट 1 में बताया था। एनिमल्स किंगडम के पार्ट 1 में हमने वर्गीकरण का आधार बताया है। अगर आप नहीं देखें तो जरूर देख लें दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा दोस्तों। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा पुष्ट तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें गुदा पुष्ट तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इस संघ के प्राणियों में वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं। इस संघ के प्राणियों में वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं तथा 2, 3 या 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। यानी कि 2-3 प्रकोष्ठ वाला दिल होता है दोस्तों, हृदय होता है तथा पाद के रूप में यानी कि पैर के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। यानी कि 2 जोड़ी पैर होते हैं या फिर पख होते हैं दोस्तों। संघ कोऑर्डिनेटा 3 उपसंघों में विभाजित किया जाता है। संघ कोऑर्डिनेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। पहला यूरोकोऑर्डिनेटा, दूसरा है सेफेलोकोऑर्डिनेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। पहला यूरोकोऑर्डिनेटा, दूसरा सेफेलोकोऑर्डिनेटा, तीसरा वर्टिब्रेटा। उपसंघ यूरोकोऑर्डिनेटा तथा सेफेलोकोऑर्डिनेटा को सामान्यतः प्रोटोकोऑर्डिनेटा कहते हैं। उपसंघ यूरोकोऑर्डिनेटा तथा सेफेलोकोऑर्डिनेटा को सामान्यतः प्रोटोकोऑर्डिनेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी होते हैं दोस्तों, ये सभी समुद्री प्राणी होते हैं। यूरोकोऑर्डिनेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। यूरोकोऑर्डिनेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। अगर आपको पृष्ठ रज्जु समझ में नहीं आ रहे हैं दोस्तों तो हम आगे बताते हैं पृष्ठ रज्जु क्या है। हम थोड़ी देर पहले ही बताएं दोस्तों कि कशेरुकी के 3 मूलभूत लक्षण होते हैं। तो उसमें पहला पृष्ठ रज्जु था। पृष्ठ रज्जु क्या है, इसके नोटोकार्डी से इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। तो क्या है समझ लीजिए। पृष्ठवंशी जंतुओं में
जीवन की किसी न किसी अवस्था में मध्य पृष्ठ रेखा पर एक लचीली लंबी झंडनुमा संरचना पाई जाती है जिसे पृष्ठ रज्जु कहते हैं। पृष्ठवंशी जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में मध्य पृष्ठ रेखा पर एक लचीली लंबी झंडनुमा संरचना पाई जाती है जिसे पृष्ठ रज्जु कहते हैं। पृष्ठ रज्जु के कुछ जंतुओं में जीवन भर उपस्थित रहती है। पृष्ठ रज्जु कुछ जंतुओं में जीवन भर उपस्थित रहती है, परंतु कुछ जंतुओं में पृष्ठ रज्जु कशेरुकी दंड में बदल जाती है। इसलिए सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं, जबकि सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं। इसके आगे भी मैं सिद्ध करूंगा दोस्तों कि सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं, क्यों, जबकि सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं, क्यों, ये सभी हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। फिलहाल दूसरा मूलभूत लक्षण के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। दूसरा मूलभूत लक्षण पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु। पृष्ठवंशी जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में मध्य पृष्ठ रेखा पर खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। ठीक है, पृष्ठवंशी जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में मध्य पृष्ठ रेखा पर एक संरचना पाई जाती है जिसे खोखली तंत्रिका रज्जु कहते हैं। तीसरा मूलभूत लक्षण है दोस्तों ग्रसनीय क्लोम दरारें यानी कि छिद्र, ग्रसनीय क्लोम छिद्र। पृष्ठवंशियों में श्वसन करने के लिए श्वसन हेतु ग्रसनीय की दीवार में पार्श्व क्लोम छिद्र जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती है। जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती है। जलीय जीवों में ये आजीवन रहती है, जबकि स्थलीय जीवन में वयस्क अवस्था में से पूर्व ही विलुप्त हो जाती है। वयस्क यानी कि युवा अवस्था से पूर्व ही खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये तीनों आप मूलभूत लक्षण कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम कहाँ थे, हम यूरोकॉर्डेटा पढ़ रहे थे दोस्तों। तो यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, यानी कि जन्म के समय जब वो लार्वा अवस्था में होते हैं तब यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, उसके बाद पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती है। उदाहरण में है दोस्तों एसिडिया सेल्पाडोलियोलम, उदाहरण में है एसिडिया सेल्पाडोलियोलम, याद रखिएगा दोस्तों। जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में, अब सेफेलोकॉर्डेटा की बात हो रही है दोस्तों, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है, यानी कि जीवन के अंत तक रहती है दोस्तों। उदाहरण में दोस्तों ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं उपसंग वर्टिब्रेटा, जो तीसरा उपसंग है दोस्तों। वर्टिब्रेटा में ही सारे जीव जंतु जो हम देख पाते हैं दोस्तों, सारे जीव जंतु आते हैं उपसंग वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा, उपसंग वर्टिब्रेटा के सभी जंतुओं में नोटोकॉर्ड यानी कि पृष्ठ रज्जु उपास्थि या अस्थि के बने मेरुदंड रज्जु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। उपसंग वर्टिब्रेटा के सभी जंतुओं में पृष्ठ रज्जु उपास्थि या अस्थि के बने मेरुदंड रज्जु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इन जंतुओं का मस्तिष्क जटिल होता है, यानी कि उपसंग वर्टिब्रेटा में जो जीव आते हैं, जो जंतु आते हैं, उन जंतुओं का मस्तिष्क जटिल होता है, मजबूत होता है, तथा यह
तथा यह एक क्रेनियम में बंद होता है। इसी कारण वर्टिब्रेटा क्रेनिएटा भी कहलाता है। यानी कि क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वर्टिब्रेटा को क्रेनिएटा क्यों कहते हैं? तो इन जंतुओं का मस्तिष्क जटिल होता है तथा यह एक क्रेनियम में बंद होता है, इसलिए वर्टिब्रेटा को क्रेनिएटा कहा जाता है। सिर में विशेष प्रकार की जोड़े संवेदी अंग होते हैं, जिनसे वर्टिब्रेटा जंतु देखने, सुनने तथा सूंघने जैसे कार्य करते हैं। याद रहे दोस्तों, जैसे कि मनुष्य में सिर में ही सब कुछ होता है दोस्तों, ये तीनों सूंघने वाली संवेदी अंग मौजूद होते हैं सिर में। विशेष प्रकार के जोड़े संवेदी अंग जैसे सूंघने, जिससे वर्टिब्रेटा जंतु देखने, सूंघने, सुनने तथा जैसे कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसा कि मनुष्य में होता है, यानी कि वर्टिब्रेटा मनुष्य वर्टिब्रेटा में ही आते हैं। उपसंग वर्टिब्रेटा को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। उपसंग वर्टिब्रेटा को 7 वर्गों में विभाजित किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। वर्टिब्रेटा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 7 वर्गों में। पहला साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा कॉन्ड्रिकथीज, तीसरा ऑस्टिकथीज, चौथा एम्फीबिया, पांचवा रेप्टिलिया, छठा एविज और 7वां मैमिलिया। दोस्तों ऐसे वर्टिब्रेटा को प्रमुख माने तो दोस्तों 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। उपसंग वर्टिब्रेटा को प्रमुख के माने तो 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो ये तीनों है ना, ये पीसीज के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, पीसीज के अंतर्गत आते हैं। साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिकथीज, ऑस्टिकथीज, ये तीनों पीसीज के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो ये तीनों समझ लीजिए, एक पीसीज, दूसरा हो गया एम्फीबिया, तीसरा रेप्टिलिया, एविज और मैमिलिया। ऐसे हमें एनसीईआरटी में 7 वर्गों में विभाजित किया गया, ऐसा दिया गया है दोस्तों। तो हम 7 वर्गों में पढ़ेंगे। मुख्यतः 5 होते हैं, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमिलिया। हमें 7 पढ़ना तो 7 पढ़ते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, पहला साइक्लोस्टोमेटा पढ़ते हैं। तो दोस्तों साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाहरी परजीवी होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाहरी परजीवी होते हैं। इसका शरीर लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है दोस्तों, जिसमें सांस लेने के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा प्राणी में बिना जबड़ों के चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। साइक्लोस्टोमेटा प्राणी में बिना जबड़ों के चूसक होता है तथा वृत्ताकार मुख होता है। इसके शरीर में सल्क तथा युग्मित पखों का अभाव होता है। इसके शरीर में सल्क तथा युग्मित पख नहीं होते हैं। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थल होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है दोस्तों। आप परिसंचरण तंत्र के बारे में जानते होंगे, यानी कि परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, यानी कि खून का बहाव, रक्त का बहाव एक नस में होता है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, यानी कि साइक्लोस्टोमेटा में जितने प्राणी आते हैं वे समुद्री होते हैं, लेकिन जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन के बाद वे मर जाते हैं। साइक्लोस्टोमेटा प्राणी में जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। उदाहरण में है दोस्तों पेट्रोमाइजोन, मिक्सिन,
जिसे हैग फिश भी कहते हैं। तो दोस्तों साइक्लोस्टोमेटा पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। तो अब दूसरा वर्ग दोस्तों, जिसका नाम है वर्ग कांड्रिकथीज, इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी है दोस्तों। कांड्रिकथीज धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं तथा इसका अंतः कंकाल उपास्थि होता है। मुख अधर पर स्थित होता है। पृष्ठ रज्जु चिर अस्थायी होती है। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं दोस्तों तथा प्रच्छद से ढके नहीं होते हैं। क्लोम छिद्र प्रच्छद से ढके नहीं होते हैं। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पटाभ सल्क युक्त होती है। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पटाभ सल्क युक्त होती है। पटाभ दांत पटाभ सल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दांत होती है। पटाभ दांत जो होती है वह पटाभ सल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। वर्ग कांड्रिकथीज के प्राणियों के जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ये सब मछलियां हैं, यानी कि वर्ग कांड्रिकथीज में सभी मछलियां आती हैं। वायु केश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है। नर तथा मादा अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। उदाहरण में दोस्तों स्कोलियोडोन, जिसे कुत्ता मछली कहते हैं। प्रोस्टस, जिसे आरा मछली कहते हैं। दोस्तों तो ये वर्ग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले वर्ग में चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा वर्ग, जिसका नाम है वर्ग ओस्टिकथीज। इस वर्ग की मछलियां लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इस वर्ग की मछलियां लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंतः कंकाल अस्थिर होता है। इनका शरीर धारा रेखित होती है। मुख अधिकांशतः अग्रसिरे के अंत में होता है। अग्रसिरे के अंत में होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर प्रच्छद से ढके रहते हैं। त्वचा साइक्लोसोयड टीनोयोड सल्क से ढकी रहती है। त्वचा साइकोसोयड टीनोयोड सल्क से ढकी रहती है। इनमें वायु कोश उपस्थित होता है जो उत्प्लावन में सहायक है। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है। एक अलिंद तथा एक निलय होता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः अंडज होते हैं, यानी कि अंडे देने वाले होते हैं। निषेचन प्रायः बाहरी होता है दोस्तों। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण में है दोस्तों समुद्री एक्सोसिट्स, जिसे उड़न मछली कहते हैं। समुद्री एक्सोसिट्स, जिसे उड़न मछली कहते हैं। हिपोकैम्पस, जिसे समुद्री घोड़ा कहते हैं। क्लेरियस, जिसे मांगूर कहते हैं। तो दोस्तों ये वर्ग भी पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। अब अगले वर्ग में चलते हैं दोस्तों, वर्ग एम्फीबिया, जिसका नाम है वर्ग एम्फीबिया, जिसे उभयचर भी कहते हैं दोस्तों। चौथा वर्ग एम्फीबिया, उभयचर। एम्फीबिया ग्रीक के 2 शब्द से बना है। एम्फी प्लस बायोस। एम्फीबिया ग्रीक के 2 शब्द से बना है। पहला एम्फी प्लस दूसरा बायोस। एम्फी का मतलब होता है 2 और बायोस का मतलब होता है जीवन, यानी कि 2 जीवन। ठीक है दोस्तों, 2 जीवन। इस वर्ग में 2 प्राणी आते हैं। जो प्राणी आते हैं वह उभयचर होते हैं। इस वर्ग में जो प्राणी आते हैं वह उभयचर होते हैं, अर्थात
वैसा प्राणी जो जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात वैसा प्राणी जो जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं उसे उभयचर प्राणी कहते हैं। इनमें अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम होती है। उभयचर की त्वचा नम होती है यानी कि सल्क रहित, इनमें सल्क नहीं होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। बाहरी कर्ण की जगह कर्ण पट्टल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बाहरी कर्ण की जगह कर्ण पट्टल पाया जाता है। आहार नाल मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं। ठीक है दोस्तों, आहार नाल मूत्राशय तथा जनन पथ, जनन का रास्ता, एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं। ठीक है, जिसे अवस्कर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अवस्कर किसे कहते हैं, तो आहार नाल मूत्राशय तथा जनन पथ जिस कोष्ठ में खुलता है उसे अवसर कहते हैं, अवस्कर कहते हैं। ठीक है, और अवस्कर कहाँ खुलता है दोस्तों? अवस्कर बाहर खुलता है और अवस्कर बाहर खुलता है। ठीक है दोस्तों, श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। इनमें जो भी प्राणी पाए जाते हैं उनमें कुछ प्राणी में क्लोम से श्वसन करते हैं, कुछ में फुफ्फुस से तथा कुछ त्वचा के द्वारा भी करते हैं दोस्तों। तो श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। ठीक है दोस्तों, आप हृदय के बारे में पढ़े होंगे, दिल के बारे में पढ़े होंगे, हार्ट के बारे में पढ़े होंगे दोस्तों कि उनमें जैसे मनुष्य के दिल में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय, जिसे दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, 2 अलिंद होते हैं तथा 1 निलय होता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, निषेचन बाहरी होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं यानी कि अंडे देते हैं दोस्तों। ये बच्चे शिशु को जन्म नहीं देते हैं, ये अंडे देते हैं। ठीक है, तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है, यानी कि कुछ में परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है यानी कि शिशु के द्वारा, मतलब जैसे अंडे फूटे तो शिशु निकलता है, लेकिन कुछ में लार्वा के द्वारा होता है, लार्वा निकलता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण में दोस्तों राणा टीग्रीना जिसे मेढक कहते हैं, मेढक आपने देखा होगा। बुफो जिसे टोड कहते हैं। तो ये भी कंप्लीट हो गई है दोस्तों, उभयचर पूरी तरह कंप्लीट हो गई। अब अगले वर्ग में चलते हैं दोस्तों, वर्ग 5 में। तो दोस्तों वर्ग 5 जिसका नाम है वर्ग सरीसृप, ठीक है, जिसे इंग्लिश में रेप्टिलिया कहते हैं। वर्ग सरीसृप, सरीसृप का मतलब होता है रेंगना। ठीक है दोस्तों, सरीसृप का मतलब रेंगना या सरकना, यानी कि इस वर्ग का प्राणी रेंगने या सरकने के द्वारा गमन करते हैं, यानी कि चलते हैं, आवाजाही करते हैं। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं, लेकिन कुछ जलवासी भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं, यानी कि जमीन पर रहते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं जलवासी भी होते हैं, जल पर भी रहते हैं। ठीक है, इनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। त्वचा पर ग्रंथि नहीं होती, अतः त्वचा शुष्क होती है। ठीक है दोस्तों, इनमें बाहरी कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्ण पट्टल बाहरी कान का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कर्ण पट्टल बाहरी कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पैर उपस्थित हो सकते हैं। हृदय सामान्य 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ में
4 प्रकोष्ठ का होता है। ठीक है दोस्तों। सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी सल्ख को त्वचीय केचुल के रूप में छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों। सर्प यानी कि सांप तथा छिपकली अपनी सल्ख को त्वचीय केचुल के रूप में छोड़ते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनमें अंडे देते हैं दोस्तों तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। तो दोस्तों सरीसृप विपरीत कंप्लीट हो चुकी है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज यानी कि अंडे देते हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण में दोस्तों किलोन जिसे टर्टल कहते हैं, टेस्ट्यूडो जिसे कछुआ कहते हैं, हेमीडेक्टाइलस जिसे छिपकली कहते हैं, मगरमच्छ, अजगर, कोबरा आदि ये सभी सरीसृप में आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों सरीसृप पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले वर्ग में चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है वर्ग एविज यानी कि पक्षी। इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। एविज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता होती है। एविज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता होती है, याद रखिएगा दोस्तों। इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पख बनाते हैं, यानी कि आगे वाला जो पैर होते हैं वो रूपांतरित होकर पख बनते हैं। पश्चपाद यानी कि नीचे वाला पैर जो होते हैं सामान्यतः सल्क होते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। दोस्तों पश्चपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में मदद करती है, सहायता करती है। त्वचा शुष्क होती है दोस्तों। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती, याद रखिएगा दोस्तों। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है तथा वायुकोश युक्त होती है। इनके पाचन पथ में पाचन के रास्ते में सहायक संरचना कॉर्प तथा पोषणी होती है, याद रखिएगा दोस्तों। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना एक होती है, इसका नाम क्रॉप तथा पोषणी। ठीक है दोस्तों, सहायक संरचना कॉप तथा पोषणी होती है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है, यानी कि दिल पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है दोस्तों। दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय। ठीक है दोस्तों। यह समतापी होते हैं। वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। यह समतापी होते हैं। वायु कोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। उदाहरण में दोस्तों है कार्बस जिसे कौआ कहते हैं, सिटिकुला जिसे तोता कहते हैं, पैबो जिसे मोर कहते हैं आदि उदाहरण होते हैं दोस्तों इसके। तो दोस्तों ये वर्ग भी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले वर्ग में चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है वर्ग स्तनधारी, जिसे मैमेलिया भी कहते हैं दोस्तों। वर्ग स्तनधारी जिसे मैमेलिया कहते हैं। ठीक है। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगली घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में। ये सभी भागों में इनके प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने की अनुकूलता होती है। इनमें से कुछ में
स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि होती है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण क्या होता है दोस्तों? दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि, जिसे स्तन ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं, इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं, यानी कि पैर होते हैं, जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होती है। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं, जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने के लिए, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होती है दोस्तों। इनकी त्वचा पर रोम पाया जाता है। स्तनधारी के प्राणियों में त्वचा पर रोम पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। इनमें बाहरी कर्ण पल्लव पाए जाते हैं, यानी कि स्तनधारी प्राणियों में बाहरी कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत, जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे रहते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है दोस्तों। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, यानी कि डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये भी पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। उदाहरण में दोस्तों, कैमिलस जिसे ऊंट कहते हैं, मकाका जिसे बंदर कहते हैं, केनिस जिसे कुत्ता कहते हैं, फेसिस जिसे बिल्ली कहते हैं, एलिफस जिसे हाथी कहते हैं, पैंथरा लियो जिसे शेर कहते हैं, और होमो सैपियन जिसे मनुष्य कहते हैं। तो दोस्तों मनुष्य भी वर्ग स्तनधारी में आते हैं। तो दोस्तों लेसन 4 पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले वीडियो में हम लेसन 5 पढ़ेंगे दोस्तों। लेसन 4 एनिमल्स जगत पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर ऑल कर लें दोस्तों। और जो भी कुछ समझ में नहीं आया हो कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।